देश हित में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने की मांग करता हूं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि रेलवे और आर्मी के बाद अब इस्लामिक संस्था के पास भारत की सबसे ज्यादा जमीन है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? क्या यह संस्था धीरे धीरे भारत पर कब्जा करने का प्लान कर रही है? क्या ज़कात के नाम पर हिंदुस्तान में खेला हो रहा है? दोस्तों, वक्फ बोर्ड यानी कि एक ऐसी इस्लामिक संस्था जिसमें अल्लाह के नाम पर संपत्ति को दान किया जाता है और उसके बाद ये संपत्ति सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड की हो जाती है। फिर कोई व्यक्ति चाहकर भी इस संपत्ति को नहीं पा सकता। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लामी देशों में है ही नहीं, फिर वो चाहे तुर्की, लीबिया, सीरिया या इराक ही क्यों ना हो। लेकिन भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते आज हालात ऐसे हैं कि इन्हें देश में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बताया जा रहा है। इनके पास बेहिसाब संपत्ति है। इनके पास इतनी संपत्ति है कि जिसका अनुमान लगाना तक मुश्किल है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति आई कहां से और आखिर इस संस्था की उत्पत्ति क्यों की गई थी? सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद वक्फ बोर्ड की बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शफी सादी ने जहां इस जीत के बाद कहा कि अब नई सरकार में मुस्लिम समुदाय का उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए और 5 मुस्लिम विधायकों को खास विभाग दिया जाना चाहिए, वहीं गुलबर्गा के वक्फ बोर्ड जिला अध्यक्ष सैयद हबीब समरस्त का एक बयान वायरल हुआ है कि मुसलमानों को किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। उनके पास गुलबर्गा में ही 27,000 एकड़ से ज्यादा वक्फ की जमीन है। अगर मुसलमान वक्फ को सही से संभालते हैं तो उनके पास इतना है कि वो हुकूमत को कर्जा दे सकते हैं। अब ये वक्फ बोर्ड है क्या और क्यों इसके पास इतना पैसा है और कहां से आया है जिसके बूते इतने बड़े दावे हो रहे हैं? इसका काम क्या है जो इसके सदस्य राज्य में जीतने वाली कांग्रेस को कह रहे हैं कि सरकार में उनके समुदाय के डिप्टी सीएम चुने जाएं? इनके पास कितनी संपत्ति है जो हुकूमत को कर्जा देने की बात खुलेआम कर रहे हैं? आइए इस वक्फ बोर्ड के बारे में सारी जानकारी लेते हैं और बताते हैं कि कैसे लोकतांत्रिक देश में मजहब के नाम पर शुरू हुई संस्था का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि वो धीरे धीरे देश के तीसरे सबसे बड़े जमींदार बन गए हैं। तो बता दें कि वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दान में दी गई संपत्ति का रख रखाव करता है। जैसे इस्लाम मजहब मानने वाले अब अपनी किसी संपत्ति को ज़कात में देते हैं तो वो संपत्ति तभी से वक्फ की कहलाती है। ज़कात दिए जाने के बाद इस संपत्ति पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं होता, उसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है और उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड को दी जाती है। यह संस्थान उस संपत्ति से जुड़े सारे कानूनी काम को संभालती है, जैसे उसे बेचने, खरीदने या फिर किसी अन्य काम के लिए। फिर एक बार यदि कोई व्यक्ति ये वक्फ को दे देता है तो फिर उसके बाद उसका उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता। वक्फ बोर्ड उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। आज़ादी के बाद भारत में वक्फ एक्ट 1954 में नेहरू सरकार लेकर आई थी। साल 1995 में एक्ट में कुछ संशोधन हुए। इन संशोधनों के बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति मिल गई थी और कुछ ऐसे बदलाव हुए जिन पर अक्सर विवाद होता रहता है। पिछले दिनों खबर आई थी कि वक्फ बोर्ड रेल और सेना के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बनता जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश भर में 8,65,646 संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 80,000 से ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास केवल बंगाल में है। इसके बाद पंजाब में वक्फ बोर्ड के पास 70,994, तमिलनाडु में 65,945 और कर्नाटक में 61,195 संपत्तियां हैं। देश के अन्य राज्यों में भी इस संस्था के पास बड़ी संख्या में संपत्तियां हैं। बता दें कि वक्फ के नाम पर वक्फ बोर्ड में जोड़ी गई इतनी संपत्तियां पिछले दिनों से बहुत सवाल इन पर उठ रहे हैं। यूपी जैसे राज्यों में तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जांच के लिए राज्य सरकार जांच के आदेश भी दे चुकी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल वक्फ बोर्ड को असंवैधानिक करार देने के लिए एक याचिका डाली गई थी। याचिका डालने वाले अश्वनी उपाध्याय इसकी संवैधानिक मान्यताओं पर सवाल खड़ा करते हुए कहते हैं कि वक्फ के नाम से भारतीय संविधान में एक शब्द नहीं है। सरकार ने 1995 में वक्फ एक्ट बनाया और यह सिर्फ मुस्लिमों के लिए बना दिया गया। उन्होंने पूछा
पूछा कि जब संविधान में ही ऐसा शब्द नहीं था तो ये वक्फ एक्ट बना कैसे। सुप्रीम में भले ही वकील अश्वनी उपाध्याय की याचिका खारिज कर दी गई हो, लेकिन उठाए गए सवाल गलत बिल्कुल भी नहीं थे। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मजहबी आधार पर ऐसे बोर्ड और कानून बनना उचित नहीं है। पिछले ही दिनों ये खबर आई कि एक पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार बता दिया है, जबकि लोग उस पर सालों से रह रहे हैं और जमीन पर मंदिर भी है। आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को लेकर बड़ा आरोप लगाया है और इसको खत्म करने के लिए सदन में निजी विधेयक पेश किया है। इसी के साथ दावा करते हुए कहा गया है कि 1995 के वक्फ बोर्ड एक्ट से देश में असमानता फैली हुई है और वहीं बड़े स्तर पर धर्मांतरण और जमीन हड़पने का खेल भी इसी की आड़ में खेला जा रहा है। इस बोर्ड को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस संबंध में हरनाथ सिंह यादव ने विस्तार से जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि जब देश का विभाजन हुआ तब यह तय हुआ कि जो पाकिस्तान से हिंदू भारत आएगा उसकी संपत्ति पाकिस्तान की होगी और जो मुस्लिम भारत से पाकिस्तान जाएगा उसकी संपत्ति भारत की हो जाएगी। हरनाथ सिंह यादव ने बताया कि इसको धत्ता बताते हुए मुस्लिमों ने एक वक्फ बोर्ड नाम की संस्था बनाई और उसको 1954 में कांग्रेस ने कानूनी मान्यता दे दी। इसके बाद जितनी संपत्ति उस वक्त भारत से गए मुस्लिमों की थी उसमें से 90% संपत्ति वक्फ की हो गई। इसके बाद 1995 में कांग्रेस सरकार ने एक वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 बनाया। इसके अलावा भाजपा राज्यसभा सांसद ने दावा किया है कि वक्फ बोर्ड एक्ट न्याय पालिका की सर्वोच्चता को खंडित करता है, राज्य की शक्तियों को खंडित करता है और मनमाने तरीके से यह अभियान चल रहा है। इसलिए उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। उन्होंने आगे कहा है कि जैसे ही यह बिल पेश हुआ वैसे ही कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष का चरित्र सामने आ गया। ये सभी लोग मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। हरनाथ सिंह यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो हमेशा से विभाजन का काम करती आ रही है। दर्जनों ऐसे कानून हैं जो देश को बांट रहे हैं। वोट के लिए ये नीचे से नीचे तक गिर सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको इस बारे में क्या मानना है? वक्फ बोर्ड को देश में बैन कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी कमाल के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।